हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर काइनेटिक थ्योरीज का बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस होगी है पूरे चैप्टर की प्लस पूरे बुक की, कोई भी चैप्टर अगर आपसे मिस हो गया है तो आई सजेस्ट एक बार ज़रूर देख लें एज एग्जाम्स आर नियर। तो आपको इस सारी की सारी वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो टेक द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी 3 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो वो क्या कह रहा है कि हमें फ्रैक्शन निकालनी है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस। अब कई बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड एक्चुअल वॉल्यूम। क्या मतलब क्या होता है इसका? देखो, मान लो ये आपके पास कोई भी सिलेंडर है या कोई भी बीकर है, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से फिल्ड है। अब मेरे को नहीं मतलब कि इसके अंदर कितनी गैस हमने फिल करी है, ये जितना भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना उसे हम एक्चुअल वॉल्यूम कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने इसके अंदर एक इंजेक्शन भरा ऑक्सीजन का, वो भी तो हर जगह पे फैलेगा, इसी कमरे में फैल जाएगा पूरा का पूरा, है ना। मान लो मैंने इसके अंदर 2 स्प्रे कर दिए गैसेस के, 2 स्प्रे किए, वो भी इसी में फैलेंगे। पूरी की पूरी बॉटल स्प्रे कर दी, वो भी यहाँ पर ही फैलेगी। तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसे हम एक्चुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल वॉल्यूम। ऑल्सो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी तो मैंने आपको 10 सिर्फ दिखाने के लिए बनाए हैं, बट ऐसे होते नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो खुद सोचो ना कितने होते हैं इसके अंदर, 10⁻23 की टर्म्स में होते हैं, है ना, एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो मान लो अगर ये 10 है तो ये 10 कितना वॉल्यूम इसके अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सिर्फ वो होता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लो, उसको ऐसे ना अगर 10 मॉलिक्यूल से 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ गया, वो होता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइड में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात करें तो वी नो दैट कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है, वो हमें पता है 22.4 लीटर होता है। ये मैंने आपको बीच में भी बताया था। तो हम यहाँ सबसे पहले तो ये लिख ही देते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर सारी की सारी ऐसा यूनिट्स में बात करेंगे। तो अगर मैं इसको लीटर से मीटर क्यूब में लेके जाती हूँ क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 22.4 इंटू डिवाइड में हमें क्या करना पड़ेगा? 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये तो आपके पास डायरेक्ट आ गया एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितना हम उस पर क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितने मोल्स होते हैं, ये भी हमें पता है कि 1 मोल होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ये एक मोल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल हैं, कितने हैं? 1 मोल हैं। 1 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.023, है ना, 6.02 या 23 लगा लो या 2 लगा लो, अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हो गए। तो हमें पता है अगर मैं एक का वॉल्यूम निकाल लूँ, उसको मैं इतने से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? क्या होता है? एक स्फीयर की शेप हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr क्यूब। अब हमें डायमीटर दे रखा है
3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो डायमीटर है तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, या आप इसको 1.5 कर सकते हैं। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 1.5, और एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻10 हो जाएगा, और उसका क्या, क्यूब, ठीक है। ये क्या है, मीटर क्यूब में। ये आ गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब वॉल्यूम ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा सकते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, डायरेक्ट लिख देंगे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, दैट इज 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ठीक है, वो कितना होगा, एक को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको पूरे से हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट, तो इसे मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 8.51 इंटू 10⁻³ -6 मीटर क्यूब, क्या आएगा, -6 मीटर क्यूब, क्योंकि अब यहाँ पे भी हम मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम मीटर क्यूब्स में ही लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन के लिए क्या लेंगे, कौन सी फ्रैक्शन चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लिखेंगे V मॉलिक्यूलर टू V एक्चुअल, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। V मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना आया है आपके पास, 8.51 इंटू 10⁻⁻6 एंड एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻4, और दोनों में ही मीटर क्यूब्स है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड रेशो तो आपको पता ही है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, शो दैट इट इज 22.4 लीटर। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो हमें पता है 22.4 होता है, लेकिन अब आपने उसको शो करना है, ठीक है। शो कैसे करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि म्यू कितना होता है उस टाइम पे 1 मोल होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 273 केल्विन लेते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन हर एक चीज़ जो होती है वो हम किस में ले रहे हैं, हम नॉर्मल उसमें ले रहे हैं, मीटर क्यूब्स में लेंगे, है ना। तो मीटर क्यूब के लिए यानी कि SI यूनिट्स, तो SI यूनिट्स में हम यहाँ पर इसको ले लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। तो वो कितने होते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम सारी SI यूनिट ले रहे हैं। तो अब हमने ये सब चीज़ें ले ली। ऑल्सो जो R होता है, R, ठीक है, गैस कांस्टेंट जो होता है वो भी SI यूनिट में कितना लेते हैं हम, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये लेते हैं, ठीक है। नाउ वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल बोल रहे हैं ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो आप इसको n भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट V, और बाकी सबकी हमारे पास यूनिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। तो V क्या हो जाएगा, nRT/P, इसकी वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल तो हो गए 1, R कितना हो गया 8.31, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵। इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 0.0224 मीटर क्यूब, ठीक है। एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू
1000 लीटर्स। तो अगर मुझे इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो व्हाट विल आई गेट, पॉइंट हटाया, नीचे लगाई मैंने 4 ज़ीरोज़। ठीक है, तो 3 ज़ीरोज़ कैंसिल होगी, क्या बच गया, 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने वही एग्जैक्ट कंडीशंस उठाई हैं, वो हमने यहाँ पर पुट करी हैं और आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन 12.2। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12.3। सो क्वेश्चन 12.3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फिगर आप देख सकते होगे, ये हमने बनाई है PV/T वर्सेस P करके। ठीक है, फॉर 1 × 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो आपको T1 और T2 दो टेम्परेचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाइज। ये डॉटेड प्लॉट जो है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है ये आपको। हमें पता है कि हमने पहले भी कर रखा है ऐसा ग्राफ, है ना। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। जो डॉटेड लाइन होती है वो हमारे पास हमें ये बता रही है कि PV/T जो है ना वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रेशर, कि हम प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाते रहें PV/T जो है ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये आइडियल गैस बिहेवियर होता है। PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है ना, PV इक्वल्स टू nRT। तो PV/T इक्वल्स टू nR, ये चीज़ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। PV/T जो है वो कांस्टेंट रह रही है आपकी। तो ये कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस बिहेवियर होता है। और हमने बताया था कि कोई भी गैस जो होती है नेचर के अंदर वो आइडियली बिहेव नहीं करती है, आइडियली के पास बिहेव करती है। आइडियल जैसा बिहेव कर सकती है थोड़ा थोड़ा, बट पूरा वैसे आइडियल बिहेव नहीं करती है। तो डॉटेड का यही मतलब है कि एक्चुअल में ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि जो डॉटेड लाइन है वो कौन सा प्लॉट सिग्निफाई कर रहा है, आइडियल गैस का सिग्निफाई कर रहा है। तो हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, द डॉटेड प्लॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू आइडियल गैस बिहेवियर। इट शोज PV/T जो है वो रिमेन सेम रहता है जैसे जैसे हम P को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू, T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो कर्व हैं, T1 का ये कर्व है और T2 का ये कर्व है। ओके, तो कौन ज़्यादा आइडियली की तरह बिहेव कर रहा है, T1 इज मोर क्लोजर टू आइडियल गैस ग्राफ एज कंपेयर टू T2। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एट हाई टेम्परेचर्स जो गैसेस होती हैं वो बिहेव आइडियली करती हैं एट हाई टेम्परेचर्स। तो यानी कि T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2, तभी वो गैस जो है वो कैसा बिहेव कर रही है, आइडियली बिहेव कर रही है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द कर्व एट T1 is more close to dotted line than the curve at temperature T2. Since the behavior of real gases approaches the ideal gas behavior at high temperature, so T1 is greater than T2. जो भी रियल गैस होती हैं वो आइडियली बिहेव करना शुरू करती हैं जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो हाई टेम्परेचर पे तो T1 जो है वो बड़ा होगा T2 से। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV/T where the curve meet on the y-axis। ठीक है, वो कह रहे हैं y-axis पे जहाँ ये कर्व मीट कर रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी। एक्चुअल में ना ये मैंने गलती से ऊपर नीचे बना दिया, ये ऐसे है, ये यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये कर्व, तो एक्चुअल में ये वाला सिचुएशन है। ठीक है, ये यहाँ पे है, तो ये कौन सी आपकी वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इतना पता है कि वहाँ पे कौन सी सिचुएशन लग रही है, वहाँ पे हमारे पास सिचुएशन लग रही है PV इक्वल्स टू nRT वाली सिचुएशन लग रही है ना, PV इक्वल्स टू nRT की सिचुएशन लग रही है। तो हमें PV/T की वैल्यू निकालनी है, तो PV/T की वैल्यू निकालनी है। और राइट हैंड साइड में क्या है, N और R। ठीक है, R की वैल्यू हमें पता है दैट इज 3.81 होती है। ठीक है,
बट वी डोंट नो द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है ना, हमें ये वैल्यू नहीं पता। तो ऑक्सीजन गैस के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमारे पास गिवन मास है ऑलरेडी, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, दैट इज गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास किस में होता है, ग्राम्स में होता है। तो 10⁻³ kg है, ग्राम्स में करेंगे 10 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम्स, है ना, 16 म्यू, और O2 का कितना हो जाएगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32 म्यू, तो ये आ जाएगा 32, इतने मोल्स होंगे। एन आ गया आपके पास फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पुट कर देते हैं, एन हो गया 1/32 और आर हो जाएगा 8.31, ठीक है। इसे जब हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिल जाएगा 0.26 जूल केल्विन इनवर्स, यहाँ पे आ रहा है ना ये चीज़, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है ये बात, तो ये वैल्यू यहाँ पर ये आएगी 0.26 आएगी। तो ये था इसका सी पार्ट। अब डी पार्ट क्या कह रहा है, इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट फॉर इतनी ही ग्राम की हाइड्रोजन, वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ PV by T एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस। अगर वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन गैस लिया है तो आपके पास 0.26 वैल्यू आई है ना, अगर हम ऑक्सीजन गैस ना लेते, हम इतने ही ग्राम की हाइड्रोजन लेते, तो क्या अभी भी ये 0.26 ही आता, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये ही आता, तो पहले उसको देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर हमारे पास R कांस्टेंट था, बट नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले हैं वो किसकी हेल्प से निकाले, मॉलिक्यूलर मास से निकाले हैं। बेशक गिवन मास उसका भी 1 ग्राम है, इसका भी 1 ग्राम है, बट मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है आपके पास 2 म्यू, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 म्यू, तो वो क्या हो जाता 1/2 हो जाता। वो यहाँ 1/32 है, यहाँ होता 1/2, क्या वो सेम वैल्यू आती, नहीं आती ना, डिफरेंट हो जाती, ठीक है। तो वो आगे से कह रहा है अगर नहीं तो व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड द सेम वैल्यू फॉर PVT, अगर नहीं तो आप ये बताओ कि कौन सी वैल्यू होती है यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए। तो बस सिंपल सी बात है, हमने 2 तो निकाल ही रखा है, वो PV बाय वो कर देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आंसर लिख देते हैं, हम लिखेंगे पहले तो नो, ठीक है, बिकॉज PV बाय T जो है डिपेंड्स ऑन द N, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वेयर N डिपेंड्स ऑन M मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, विच इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। Thus this value is different for different gases, ठीक है, different for different gases, even though for same given mass, अगर same given mass भी होगा 1 ग्राम होगा तो भी सबकी मासेस, सबकी जो वैल्यूज होंगी डिफरेंट होंगे। क्यों, क्योंकि जो N है वो डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर मास पे और सब गैस का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा। तो अब हम यहाँ के लिए निकाल लेते हैं, PV by T equals to NR. Now N is given mass upon my molecular mass, given mass is again 1, molecular mass is again 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास 1/2, ठीक है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्वेश्चन को समझने के लिए। वो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड द सेम वैल्यू फॉर PVT, यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन के लिए भी सेम वैल्यू जो पहले में आई थी दैट इज 0.26 सेम वैल्यू चाहिए हमें, तो कितने जो है मास लगेगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इतना पता है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 आपको कितना दे रखा है 0.20,
ठीक है, 2.02 में दे रखा है, ठीक है। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है आपको, 32U दे रखा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही चाहिए था, 1/32 मोल्स आया था इसका ऑक्सीजन के, तब आया था ना ये वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ 1/32 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो कितना होगा 2.02 इंटू 1/32 करके ये आएगा 0.063 ग्राम्स, या यू कैन राइट 6.3 इंटू 10⁻⁻5 kg, कि इतने किलोग्राम से इतने ग्राम्स हाइड्रोजन होगी तब जाके ये वैल्यू आएगी ग्राफ पे, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले देख लिया कि एक हाइड्रोजन में मोल में इतने हैं, ऑक्सीजन में इतने हैं, तो ऑक्सीजन इतने मोल्स पर हमारा ये वाला आया था ना वैल्यू, तो इतने के लिए हमें हाइड्रोजन की कितना मास चाहिए होगा, तो उसको हमने निकाला, इतना मास चाहिए होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 12.13। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12.3। अब करते हैं क्वेश्चन 12.4। क्वेश्चन 12.4 क्या कह रहा है, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर has an initial gauge pressure of 15 atmosphere and a temperature of 27 degrees Celsius. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, the gauge pressure drops to 11 atmosphere and its temperature drops to 17 degrees Celsius. Estimate the mass of the oxygen taken out of the cylinder. R आपको ये लेना है, molecular mass आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियली, तो इनिशियल कंडीशंस लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये था सिलेंडर, ठीक है। तो एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 डिग्री, तो ये 30 लीटर, तो ये 30 लीटर का है। तो वॉल्यूम इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है उसका, 30 लीटर है। उसके पास इनिशियल प्रेशर कितना है, 15 एटमॉस्फेयर का। उसके पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस का है। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, ठीक है, कुछ हमने ऑक्सीजन इसमें से निकाल ली है। अब उसके पास जो, अब देखो वॉल्यूम तो उतना ही होता है, अब चाहे गैस हमने निकाल लिया, बाकी गैस के मॉलिक्यूल्स भी तो ऐसे फैलेंगे ही ना, है ना, वो भी तो ऐसे फैलेंगे ही। तो फाइनल वॉल्यूम भी वही रहेगा जो इनिशियल वॉल्यूम था, P2 इज अगेन 30 लीटर्स, ठीक है। प्रेशर P2 जो है वो ड्रॉप हो गया, कितना, 11 एटमॉस्फेयर, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया, T2 वो कितना हो गया, 17 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि कितना मास जो है ऑक्सीजन का वो आउट हुआ है, कितना मास ऑक्सीजन का आउट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन देखूँ तो हमें तो इतनी सिर्फ एक ही इक्वेशन हमें पता होती है, PV इक्वल्स टू nRT, है ना। तो यहाँ पर मुझे PVT पता है, राइट। तो ये हो गया PV/T इक्वल्स टू nR, ओके। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे R दोनों के लिए सेम है, ठीक है, R दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो N है, N क्या होता है, व्हाट इज N? N इज गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला मास, गिवन मास, कि कितना मास उसका आउट हुआ है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही था, है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही है। तो अगर मैं ऐसे ही निकालूं, N1 निकाल लूं कि उसमें कितने नंबर ऑफ आए हैं, मोल्स आए हैं, दूसरे में कितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, वहाँ से मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ ये हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले ये कंडीशन लगा के वो निकालती हूँ। N1 निकालते हैं हम, क्या निकलेगा, N1 इक्वल्स टू, ये R भी मैं नीचे ले आऊँ, है ना, तो ये हो जाएगा P1V1 T1 इंटू R। R क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि R तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। प्रेशर इज 15 और एटमॉस्फेयर उसको हम किस में लेकर आएंगे, SI यूनिट्स में। दिस इज 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है। वॉल्यूम इज 30 लीटर्स, अब लीटर से उसको भी हम मीटर में लेकर आएंगे, तो 30 इंटू 10⁻⁻3 वो मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर T1 इज
27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लेकर आएंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। सो दिस इज 300, ठीक है। और आर हम कितना यूज़ कर रहे हैं ऐसा यूनिट के लिए, 38.31। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 18.3, ठीक है। ऐसे ही मैं N2 फाइंड कर लेती हूँ, N2। तो N2 क्या है आपके पास, P2 V2 T2 इंटू R, ठीक है। P2 प्रेशर कितना हो गया 11 इंटू ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम इसका तो वॉल्यूम वही आएगा 30 ही आएगा, ठीक है। 30 इंटू इसको भी कन्वर्ट करना, टेम्परेचर इज 17, तो ये केल्विन में प्लस करेंगे 273, तो ये हो जाएगा 290 केल्विन, 290 केल्विन, तो ये हो जाएगा 290 इंटू 8.31। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास N2 आएगा 13.8, ठीक है। हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने गायब हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने गायब हुए हैं। तो वहां से हम देख सकते हैं कि गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट, कितने मोल्स कितने आउट हुए हैं, पहले इतने थे, कितने आउट हुए 13.8 माइनस कर देंगे, 4.4 मोल्स जो हैं वो इसमें से आउट हो गए, ठीक है। इसमें से आउट हुए तो ये इतने बच गए, इसमें से निकल गए कितने 4.4 मोल्स। तो कितना मास निकला, मास के लिए हम अब ये लगा सकते हैं मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो आउट हुए हैं इनटू मॉलिक्यूलर मास जो ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। सो दिस इज 4.4 और मॉलिक्यूलर मास कितना 32 ग्राम्स है, विच इज इक्वल टू 140.8 और अप्रॉक्सीमेटली यू कैन राइट 0.14 kg, कि इतना kg जो है वो गैस बाहर निकली है, ठीक है। इतने kg गैस जो है वो बाहर निकली है। तो सबसे पहले इजी था कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाली कि कितने मोल्स बाहर निकले हैं, फिर हमें मास का तो पता ही था तो वहां से हमने मास निकाल लिया कितना मास आउट हुआ है। तो ये था आपका क्वेश्चन 12.4। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12.5। तो अब करते हैं क्वेश्चन 12.5। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। To what volume does it grow when it reaches the surface, which is at a temperature of 35 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि एक डीप लेक है, ठीक है, ये रहा मान लो लेक का सरफेस, एक 40 मीटर डीप एक एयर बबल है यहाँ पर, ठीक है। ये एयर बबल है, इसका इतना वॉल्यूम है, वो बॉटम कितने मीटर नीचे है, ये 40 मीटर नीचे है, और नीचे जो टेम्परेचर है वो कितना है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। एट व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस द सरफेस विच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 35। तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको T1 मान लेते हैं, इसको हम T2 मान लेते हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ तो वॉल्यूम इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ कितना वॉल्यूम होगा इसका, ये हमें बताना है। तो दैट मीन्स यहाँ मेंशन कर देते हैं V1 हमें पता है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और हमें V2 फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर 40 मीटर डीप है तो यहाँ पे प्रेशर भी डिफरेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर P1 इज डिफरेंट, यहाँ पर जो है P2 वो डिफरेंट होगा, राइट। ओके, अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन सब का रिलेशन की, तो इस रिलेशन में हमें पता है दैट इज PV इक्वल्स टू NRT, ये हमें पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ व्हाट इज N हेयर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन हमने एवोगैड्रोस नंबर, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर ये एयर बबल है, ठीक है, एयर बबल नीचे है तो इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स जितने होंगे उतने ही तो एयर के पार्टिकल्स यहाँ होंगे। बेशक उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, वो फैल सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो बाद में कितना आता है,
वो हम देख लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि उसका कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन बबल फटा तो नहीं है, यानी कि पहले जितने इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स थे उतने ही यहाँ पर है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं एन इज कॉन्स्टेंट, है ना। आर रेबर्ग्स कांस्टेंट जो आपका गैस कांस्टेंट है दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ पी वी, ये आ जाएगा नीचे टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, ये आ गया आपके पास कांस्टेंट, ये आ गया। अब हम यहाँ पर इन दो सिचुएशंस के लिए लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, दैट इज P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2, ठीक है। T1 पता है, T2 पता है, ठीक है। V1 पता है, V2 निकालना है, और P1 P2 भी अगर हम निकाल लें तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं V2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना, निकाल सकती हूँ डेफिनेटली। चलो, तो अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें V2 निकालना है। V1 है, T1 है, T2 है, और P1 P2 भी निकालना है हमको। P1 क्या है, प्रेशर जो कहाँ पर है, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ कितना प्रेशर है लेक में, 40 मीटर डीप कितना प्रेशर है। तो उसके लिए हमें पता है कि जब भी हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पे हमेशा कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। तो अरे ये तो P2 ही आ गया आपके पास डायरेक्ट, है ना। P2 क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही। चलो, वी गॉट P2 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब हम 40 मीटर डीप जाएंगे तो ये वाला प्रेशर भी तो इसके अंदर आएगा, है ना। तो P1 क्या हो जाएगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो डीप में प्रेशर आता है उसको हम पहले वाले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, H रो G से हम बनाते हैं, है ना। H रो G से हम उसको फाइंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले P1 फाइंड करेंगे। P1 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G, ओके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर, अगर हम उसको पास्कल्स में लेंगे तो क्या होगा, 1.01 इंटू 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। प्लस हाइट, कितनी हाइट पे है, नीचे 40 मीटर बोला था। कितनी डेंसिटी होती है वाटर की, 10⁻³ kg, ठीक है। एंड ग्रेविटी दैट इज एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8, ओके। इस पूरे को कैलकुलेट करके यू विल गेट 4.93 इंटू 10⁵ पास्कल। आ गया, P1 भी आ गया, P2 भी हमें पता है, दिस इज P2 ऑलरेडी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब सारी वैल्यूज उसके अंदर हम पुट कर देते हैं, वेरी सिंपल। चलो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट V2 कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा P1 V1 T2 अपॉन में T1 इंटू P2, ये आएगा। तो P1 हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है, दैट इज 4.93 इंटू 10⁵, ठीक है। वॉल्यूम V1 इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में, क्योंकि हम सारी ऐसे यूनिट्स ले रहे हैं। तो मीटर के लिए, क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 का क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। इंटू T2 कितना है आपके पास, 35 डिग्री, लेकिन हम किस में लेंगे, कैल्विन्स में। तो 35 ये हो जाएगा, प्लस 273 करेंगे तो 308 केल्विन आ जाएगा, दिस इज 308 केल्विन। डिवाइड में टेम्परेचर, यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो 12 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा आपका, प्लस करो 273, तो ये कितना हो जाएगा 285, ठीक है। P2 इज अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये कैंसिल हो रहा है। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे वी विल गेट V2 एज 5.275 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास V2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि क्या सिचुएशन बन रही है, क्या चीज़ कांस्टेंट है, किस कांस्टेंट के बेसिस पे हम दो सिचुएशंस पे ये फॉर्मूला लगा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्लूसिव ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ रूम ऑफ कैपेसिटी 25 मीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो एक रूम है, ठीक है। इस रूम का जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वॉल्यूम जो है वो कितना है 25 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है।
कितने टेम्परेचर पे है, 27 डिग्री टेम्परेचर पे है। कितने प्रेशर पे है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अब उन एयर मॉलिक्यूल्स में कहीं ऑक्सीजन है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं वाटर वेपर्स हैं, कहीं अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, जितनी भी गैसेस अवेलेबल होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो सब मिली जुली हैं। हमें सिर्फ उसका क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज कैपिटल एन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये होता है, ठीक है। तो PVT से हमारे को ये पता है कि दैट इज PV इक्वल्स टू NRT, ये रिलेशन हमें पता है ना। वेयर N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और एक और फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड में एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये दो फॉर्मूलाज हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जहां मास होता है मास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज हम करते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि मास से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो n फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलता है n जो है वो क्या है, स्मॉल n इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये मिलता है आपको, है ना, ये मिलता है। या फिर स्मॉल n की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जैसे PV इक्वल्स टू n की जगह हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल N अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर इंटू R इंटू T, ये कर सकते हैं, है ना। ऑल्सो हमें पता है ये R क्या होता है, R होता है आपके पास Na इंटू KB, ये होता है, ठीक है। व्हाट इज KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से R क्या हो गया, R अपॉन में Na, यहाँ पे हो गया आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज KB। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, R बाय Na की जगह पे KB भी पुट कर सकते हो, तो नया फॉर्मूला आ गया। वैसे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता होता है वैल्यू, ये आपको पता होती है वैल्यू, है ना। वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, बाकी भी PV पता है, R भी पता है, T पता है, सब वैल्यूज इसके अंदर पुट करके हम डायरेक्ट n फाइंड कर सकते हैं। बट जब हमें ऑलरेडी पता है कि R बाय Na को सॉल्व करके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, तो हम अपनी कैलकुलेशंस को इतना और टफ क्यों बनाएं। दैट्स वाई वी आर पुटिंग ओनली KB हियर, अदरवाइज ये भी पता है, ये भी पता है, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया n KB इंटू T, ठीक है। तो अब हमें n निकालना है, तो हमें मिलेगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, तो वी कैन राइट टू बी मोर प्रिसाइज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। वॉल्यूम इज 25 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब है, उसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज ऑलरेडी गिवन 1.38, ये तो हमें पता ही होता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 273 करके केल्विन में आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 300 केल्विन। इस पूरे को सॉल्व करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6.117 इंटू 10⁻26। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर इस रूम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12.6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12.7। 12.7 क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम, नंबर 1 एट रूम टेम्परेचर जो 27 डिग्री सेल्सियस है, नंबर 2 द टेम्परेचर ऑन द सरफेस जो 6000 केल्विन है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन केल्विन, टिपिकल कोर टेम्परेचर इन द केस ऑफ अ स्टार, स्टार का बिल्कुल कोर सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है। तो आपने इन 3 टेम्परेचर्स पर थर्मल एनर्जी फाइंड करनी है हीलियम एटम की, ठीक है। तो वी नो दैट एवरेज एनर्जी जो होती है वो हम कैसे बताते हैं, एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ KBT एक मोड के लिए होती है, ठीक है, फॉर 1 मोड, ये हमने फाइंड कर रखा है। एंड हीलियम क्या है, हीलियम है आपके पास मोनो एटॉमिक, है ना, मोनो एटॉमिक गैस है। एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है आपके पास 3, और यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट हमें सभी मोड के लिए मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3, तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके पास 3/2
KBT। तो F की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 3 फॉर मोनो एटॉमिक। ऐसी अगर डाई एटॉमिक होती तो हम यहाँ पे 5 पुट करते। बाकी यू नो दैट बाकी सब के लिए हम क्या क्या निकालते हैं, 5 किसके लिए आता है, 7 किसके लिए आता है, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो Kb वी नो दैट कांस्टेंट है। नाउ टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कैलकुलेशन करके निकालते रहेंगे। तो सबसे पहले एट 27 डिग्री सेल्सियस पे तो एनर्जी ये क्या होगा 3/2 Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। और ये है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 6.21 इंटू 10⁻⁻21 एनर्जी है तो जूल, ठीक है। सेकेंड निकालते हैं टेम्परेचर एट 6000 केल्विन। तो वहाँ पे एनर्जी कितनी निकलेगी 3/2 Kb के लिए अगर अगेन 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर भी आप क्या यूज़ करेंगे 6000 यूज़ करेंगे। अब कितनी आ जाएगी 1.242 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ जाएगी, राइट। ओके, अब थर्ड क्या बोला उन्होंने, यानी कि टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन केल्विन, ठीक है। सो थर्ड वन इज 10 मिलियन केल्विन। तो 10 मिलियन, 1 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं, मिलियन ना वैसे आप लोगों को मैं बता देती हूँ 10 लाख्स को हम 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। और 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं, 10 लाख्स में 6 जीरोज हो गई, तो 1 मिलियन में 6 जीरोज हो गई। एंड यहाँ पर 10 मिलियन है तो टोटल कितनी जीरोज हो गई 7, तो ये हो गई 10⁻7 केल्विन, ठीक है। तब एनर्जी कितनी होगी 3/2 अगेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 23 इंटू 10⁻7। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 2.07 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स, ठीक है। तो इतनी जो है उनमें एनर्जीज होंगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12.7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.8। सो क्वेश्चन 12.8 क्या कह रहा है, 3 vessels of equal capacity have gases at same temperature and pressure. The first vessel contains neon, monoatomic, the second contains chlorine, diatomic, the third contains uranium, hexafluoride, that is polyatomic. Do the vessels contain equal number of respective molecules? Is the root mean square speed of the molecules the same in the 3 cases? If not, in which case VRMS is the largest? ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास 3 वेसल्स हैं, तीनों के सेम कैपेसिटी यानी कि तीनों का सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे पड़े हुए हैं। तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पर 3 वेसल्स, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, V T एंड P सबका सेम है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नियॉन है, सॉरी हीलियम नहीं है, नियॉन है, इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर यूरेनियम हेक्साक्लोराइड है, फ्लोराइड है, ठीक है। तो ये होगी मोनो, डाया एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है डू द वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्या सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम है। तो इसका आंसर है यस। ऐसे कैसे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है कि सेम इनका टेम्परेचर है, दैट इज कौन सा टेम्परेचर होता है आपके पास 273, है ना, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम उन सबका सेम होता है, कौन सा होता है 22.4, है ना, तो वॉल्यूम भी होता है 22.4 लीटर। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं वो आता है आपके पास एवोगैड्रोस कांस्टेंट आता है। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि मैम ऐसा थोड़ी है कि हाँ हमने इनको सेम हमने टेम्परेचर 273 दिया है, प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर दिया है, नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया, बट यहाँ से हमें इतना तो पता है ना कि ये चीज़ होती है ना,
एवोगैड्रोस कांस्टेंट इतने मॉलिक्यूल्स आती हैं। उसके बाद अगर हम कोई और टेम्परेचर, कोई और प्रेशर, कोई और वॉल्यूम सबका कांस्टेंट कर देते हैं तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट नहीं आएगा, कोई और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आ जाएगा। कैसे? PV इक्वल्स टू nRT, राइट? तो P सेम है, V सेम है, T सेम है, ये सारा तो कांस्टेंट ही है, दिस इज कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड पे क्या आया? N और R क्या होता है? R इज अगेन अ गैस कांस्टेंट विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो ये क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सब में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है? तो ये तो समझाने के लिए था, बट हम लिखेंगे कैसे इसको? सो वी विल राइट, यस the vessel contain equal number of respective molecules. This is in accordance with Avogadro's hypothesis. ठीक है, जैसे एवोगैड्रोस ने बोला था उसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम जब होता है सभी गैसेस का अंडर सिमिलर कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है, देन वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, ठीक है? तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है वो कह रहा है इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स द सेम इन द 3 केसेस। सबकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होगी वो क्या सेम होगी? अगर नहीं तो किस केस में VRMS सबसे ज़्यादा होगा? तो हमें पता है रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होती है उसका हमने फॉर्मूला निकाल के रखा हुआ था, दैट इज √3RT अपॉन में M, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमने जब थ्योरी कर रहे थे तब हमने फाइंड किया था, है ना? तो अब देखो R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है? टेम्परेचर हमने तीनों वेसल्स को सेम दिया, तो यानी कि अपर पार्ट तो सारा का सारा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें पता चला दैट इज जो VRMS है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके? मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है? अब यहाँ हमारे पास नियॉन है, क्लोरीन है एंड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है ना? तो इन सब में मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा, ठीक है? इसका तो 20 होता है, ठीक है? इसका कितना हो गया? इसका एक का 35.5 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। इसका तो निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो इसका सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये सबसे हैवी है। अगर ये सबका मास सबसे ज़्यादा है तो इसकी स्पीड सबसे कम होगी। हमें आंसर क्या देना है कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, बिकॉज इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो सबसे कम किसका मॉलिक्यूलर मास है? नियॉन का। तो नियॉन जो होगी वो होगा इसका सबसे ज़्यादा, उसकी हाईएस्ट VRMS होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सो वी विल राइट एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द 3 गैसेस आर डिफरेंट। सभी तीनों गैसेस का डिफरेंट है मॉलिक्यूलर मास, तो सबकी जो स्पीड होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होगी मॉलिक्यूल्स की, वो सबकी डिफरेंट होगी तीनों केसेस में। मोरओवर एज द वैल्यू ऑफ इज द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास M इज स्मॉलेस्ट फॉर नियॉन की सबसे कम है, सो जो VRMS होगा वो ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट होगा फॉर नियॉन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12.8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.9। क्वेश्चन 12.9 क्या कह रहा है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ अ हीलियम गैस एटम एट -20 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है एटम की आर्गन के अंदर वो इक्वल होगी RMS स्पीड के इक्वल हीलियम के लिए, ठीक है? तो आर्गन की कौन सी इक्वल होगी हीलियम के लिए? तो दोनों की इक्वेट करनी है, ठीक है? अगर हीलियम आपकी -20 डिग्री सेल्सियस पे है तो आर्गन की कितने टेम्परेचर पे सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी? तो सबसे पहले तो हम हीलियम की निकाल लेते हैं कि हीलियम की है कितनी स्पीड है, फिर हम उसको इक्वल कर देंगे आर्गन की स्पीड के, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं हीलियम की। वी नो दैट जो VRMS होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हीलियम के लिए, वो कितना VRMS की क्या वैल्यू होती है? √3RT/m ये होता है, ठीक है? तो ये निकालते हैं। सो एक बार R के को R ही रहने देते हैं। टेम्परेचर इज़ -20 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करेंगे तो हो जाएगा 253 हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ 253 केल्विन हो गया
डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हीलियम का, वो होता है 4, ये अंडर रूट में आ गया, ठीक है। ऐसे ही VRMS हम निकालते हैं किसके लिए, आर्गन के लिए, तो उसके लिए भी क्या होगा, √3RT/m, ठीक है। सो अगेन 3 एज इट इज, R एज इट इज। टेम्परेचर हमें निकालना है कि किस टेम्परेचर पे इन दोनों की ये वाली स्पीड होगी, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन कितना होता है, वैसे तो हम अप्रॉक्सीमेटली 40 लेते हैं, बट टू बी मोर प्रिसाइज इट इज़ 39.9, है ना, तो 40 ले लेते हैं, ज़्यादा ईजी रह जाएगा हमारे लिए। बट अगर आपको पॉइंट्स में निकालना है तो आप इसको 39.9 ही ले लो, ठीक है, 39.9 ही ले लेते हैं, ओके। अब उन्होंने बोला है कि दोनों इक्वल होंगी, इक्वल, तो इक्वल इक्वेट कर देते हैं कि VRMS ऑफ हीलियम इक्वल्स टू VRMS ऑफ आर्गन, ठीक है, इक्वेट कर दो, तो अंडर रूट 3R253/4 इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT/में 39.9, ओके। तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा या तो, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 3R वो भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर क्या बच गया आपके पास, 253/4 इक्वल्स टू T/39.9, क्रॉस मल्टीप्लाई, T इक्वल्स टू 253 इंटू 39.9 4। अगर हम इसको 40 लेते तो 4 से ही कैंसिल होता, 10 आ जाता, तो आ जाता 2530, ठीक है। लेकिन हमने इसको पॉइंट्स में लिया है, तो पॉइंट्स में लेकर थोड़ी सी इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2523.7 केल्विन, ठीक है। अगर एग्जाम्स में आप बैठे हो और इतना टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट 40 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर जो VRMS हीलियम का है वही आर्गन का होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12.9। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन 12.10। क्या कह रहा है, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर containing nitrogen at 2 atmosphere and temperature 17 degrees Celsius. Take the radius of the nitrogen molecule roughly to be 1 angstrom. Compare the collision time with the time the molecule moves freely between two successive collisions. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले तो मीन फ्री पाथ निकालना है, फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। उसके लिए आपको प्रेशर दे रखा है कितना, 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। सो मीन फ्री पाथ, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मीन फ्री पाथ के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था 1/√2 πN/d², ये निकाला था हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास चलो डायमीटर तो है, चलो रेडियस दे रखा तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, बट वी डोंट हैव एन हेयर, है ना, नंबर डेंसिटी नहीं है। तो मैंने नंबर डेंसिटी के लिए आपको एक और बताया था कि प्रेशर इक्वल्स टू NkBT होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, N कितना आ जाएगा, P/KBT, यह ना आ जाएगा, N की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, KBT ऊपर आ जाएगा, राइट, फिर आ जाएगा यहाँ पे √2 πP, है ना, P, एंड यहाँ आ जाएगा d², ये आ गया आपके पास, किसका फॉर्मूला है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। तो अब इन्हीं की ही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर का क्या होता है, 1 × 1, इसको आप 1.01 होता तो आप 1 भी लिख सकते हो, तो 1 × 10⁵ हो जाएगा, पास्कल में हो जाएगा, ठीक है, 10⁵, या फिर आप इसको पूरा ही ले लो तो ज़्यादा प्रिसाइज आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो इसको आप लिख लो 2 × 1.013 भी लेते हैं हम कई बार, है ना, ये आ जाएगा, पास्कल के अंदर आ जाएगा। टेम्परेचर हम केल्विन्स में लेते हैं तो 273 + 17 290 केल्विन हो जाएगा, वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। तो केबी हमें पता है 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर इज़ 290 केल्विन, राइट, √2 आप 1.41 यूज़ कर सकते हैं,
पाई 3.14 यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर इज़ ऑलरेडी गिवन 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ और डायमीटर। अच्छा, तो रेडियस कितना दे रखा है आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल, तो 2 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर है ना। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मीन फ्री पाथ आएगा वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। तो ये है आपके पास मीन फ्री पाथ, ठीक है। हमने ये कैलकुलेट कर लिया, राइट। नेक्स्ट अब आपके पास उन्होंने पूछा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैंने आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बजाय मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे लिखवाई थी, हमने निकाला था नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, ये निकाला था, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। इसी को ही हम क्या बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि एक यूनिट में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये हमने थ्योरी में निकाला था नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हमने फाइंड किया था। उसका फॉर्मूला जो निकल के आया था वो आपके पास आया था n पाई d स्क्वायर एंड था आपके पास VRMS या फिर एवरेज, हमने ऐसे एवरेज लिखा हुआ था, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में आपको करेक्ट कराया था कि हम √2 लगा लेते हैं कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो तब हम √2 करके इसको ज़्यादा करेक्ट बना लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में VRMS क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हमने थ्योरी करी थी वहाँ पर तो हमने V को इस तरीके से लिखा था, है ना, एवरेज के लिए लिखा था हमने। यहाँ हम VRMS क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मान लो VRMS क्या होता है, दिस इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ना। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर ये इस तरीके की कोई एक वॉल है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स मान लो इधर जा रहे हैं, ठीक है, 3 पार्टिकल्स मान लो इधर जा रहे हैं, 3 पार्टिकल्स मान लो इधर जा रहे हैं। अगर मैं इनका एवरेज लेती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा +3v और ये हो जाएगा -3v। तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इनका एवरेज लेते तो वो आ जाएगी 0, बट 0 वेलोसिटी तो नहीं होती है ना। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं VRMS लेते हैं। मान लो अगर 3 पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, 3 पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं, तो VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि पहले वाले की स्पीड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की स्पीड का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले की स्पीड का स्क्वायर और डिवाइड में जितना भी मीन है। अब जैसे मान लो हमने कह दिया कि 3 पार्टिकल्स इधर जा रहे थे, ठीक है, और 3 पार्टिकल्स इधर आ रहे थे और इनकी जो स्पीड थी, ठीक है, उनकी स्पीड मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कुछ इधर आ रहे थे, इधर एक एक मान लेते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड की इधर से आ रहा है, एक पार्टिकल इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 पार्टिकल्स के बारे में अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है -5 का स्क्वायर। अब 2 है तो 2 का हम मीन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √25 + 25/2 दैट इज √50/2 अगेन √25। तो हमें क्या मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो भी पार्टिकल इधर जा रहा था, एक एक इधर आ रहा था, तो उनका जब हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाला तो वो 5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम VRMS यूज़ करते हैं, क्योंकि रेंडमली पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी पड़ेगी। एवरेज निकालेंगे तो उनका 0 भी आ सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, तो अगेन यहाँ पर n का प्रॉब्लम है, तो n की बजाय हम क्या पुट कर देंगे P/kBt। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, ये आ जाएगा आपके पास P/kBt पाई d² VRMS, ठीक है, यानी कि एवरेज स्पीड। तो अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास P है, kBt है, पाई है, ये है, लेकिन हमारे पास VRMS नहीं है ना। तो वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो VRMS की हमने भी निकाल रखी है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, √3RT
बाय मॉलिक्यूलर मास, ये होता है आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू √3, R की वैल्यू 8.31 और कितना टेम्परेचर है 290 केल्विन है। एंड व्हाट इज दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो आपको N2 का दे रखा है वो 28U दे रखा है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये ग्राम्स में होता है, राइट। तो ग्राम्स में है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम हर एक चीज़ ऐसा यूनिट ले रहे हैं, तो ऐसा यूनिट के लिए हम किलोग्राम्स यूज़ करते हैं। तो इसको डिवाइड में क्या करेंगे 1000, तो कितना आ जाएगा 0.028, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सारा का सारा VRMS इन kg, ऐसा यूनिट्स में आ जाएगा। ये आएगा आपके पास 5.1 अप्रॉक्सीमेटली 10⁻²⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा आपका, ओके। अच्छा चलो, अब ये आ चुका है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ सब वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं अब सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे। ये आएगी आपके पास √2 दैट इज़ 1.41, ठीक है। प्रेशर इज़ अगेन, मैं नीचे लिखती हूँ इसको, तो ठीक है। ये आएगा √2 1.41, ठीक है, 1.41, 4 भी ले सकते हैं आगे। फिर प्रेशर आपके पास है 2 × 1.013 10⁻⁵, फिर है पाई, फिर है d², 2 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर, फिर आगे VRMS दैट इज़ 5.1 × 10⁻², डिवाइड में kBT। तो kB की क्या वैल्यू है आपके पास, दिस इज 1.38 × 10⁻23 -23 एंड टेम्परेचर इज 290, ठीक है। अब इतना पूरा कैलकुलेट करने की बजाय ना एक चीज़ ध्यान देना कि जब हमने पहले फ्रिक्वेंसी निकाली थी या मीन फ्री पाथ निकाला था, मीन फ्री पाथ में यही सारी वैल्यूज़ थी, है ना। ये देखो यही सारी वैल्यूज़ थी आपके पास, राइट। और इन्हीं सब वैल्यूज़ को यहाँ पे भी आप देख सकते होगे कि ये वैल्यू है आपके पास और ये है, देखो kBT नीचे है, ये √2 पाई d² ये है। तो इस पूरे की जगह पे इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है ना, तो इस पूरे की जगह पे मैं VRMS अपॉन में मीन फ्री पाथ लिख सकती हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला उसी के अंदर आ रहा है ना, इसी में आ रहा है। तो इसकी जगह पे ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि इस पूरे को जो सॉल्व करके आएगा वो हमने ऑलरेडी L निकाल रखा है, दैट इज़ 1.1, है ना। तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं 5.1 × 10⁻², डिवाइड में 1.1 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी एज 4.6 × 10⁻⁹, ठीक है। और ये क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, यानी कि सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गई आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, वो कह रहे हैं कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। वो कह रहे हैं एक तो कोलिजन टाइम को आपने कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, उस टाइम के साथ जब वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में फ्रीली घूम रहे होते हैं। जैसे कि देखो एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये टकराएंगे ये तो हो जाएगा कोलिजन टाइम, ठीक है। और जब अभी ये नहीं टकराए हैं, ये अभी नहीं टकराए हैं और ये ऐसे घूम के फ्रीली घूम के यहाँ पे आएगा, तो उसे हम बोलेंगे फ्री टाइम, ठीक है, या रिलैक्सेशन टाइम हम इसको बोलते हैं। इन्होंने बोला ना कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। सो ये हो जाएगा कोलिजन टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें पता है टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू आपके पास आएगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, इसका डायमीटर होता है, तो ये होता है डायमीटर अपॉन में स्पीड क्या होती है, उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। और ये बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो घूम के आता है, इसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, L होता है। तो हो गया डिस्टेंस हो गया L, और अगेन उसकी जो स्पीड है वो क्या है, VRMS है, ठीक है। तो ये यही दोनों हम टाइम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आएगा
टाइम टाइम टेकन फॉर कोलिजन। कोलिजन के लिए कितना टाइम हुआ, कोलिजन टाइम आ गया आपके पास, है ना। ये हो जाएगा d/VRMS, है ना। d क्या हो गया, इसका रेडियस मिलके वो आ गया ना, आपका डायमीटर आ गया। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 मीटर, है ना। डिवाइड में VRMS हमने कितना निकाला है, 5.1 × 10⁻²। इसको कैलकुलेट करके हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 4 × 10⁻13 सेकेंड्स। ठीक है। सेम अब हमें ये निकालना है, रिलैक्सेशन टाइम या फिर टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। तो हो गया आपके पास T = L/VRMS। ठीक है, तो L क्या है आपके पास, व्हाट इज L? L है 1.1 × 10⁻⁻7 और VRMS कितना है आपके पास, वो है आपके पास 5.1 × 10⁻²। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये R में कर देती हूँ। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर, जब हम कंपेयर करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻। आप किसका कोलिजन टाइम, ये -13 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, -13 ये हो गया 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻⁻ आएगा आपके पास 3, है ना। और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हैं, सॉरी ये होगा -3, है ना। -3 मतलब क्या हो गया, 2/1000, है ना। एंड ये आ जाएगा आपके पास कैंसिल होके 500, तो 1/500 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TC = 500 TR आ जाएगा। यानी कि जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास TR = 500 TC, यानी कि जो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये 500 टाइम्स ज़्यादा है इसके कोलिजन के, क्योंकि हम ये देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस तो है ही नहीं, है ना। ये तो टाइम बहुत माइनर सा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए इसके कंपैरिजन में ये टाइम कितना टाइम से ज़्यादा होगा, 500 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है रिलैक्सेशन टाइम = 500 टाइम्स ऑफ द कोलिजन टाइम। यानी कि जो कोलिजन टकराने का टाइम तो बहुत कम है, 2 पार्टिकल्स आए टकराए, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, बीच में ये इतना लेंथ जो है वो कवर करके जाएगा, तो ये ऐसे घूमता फिरता जा रहा है। ये जो घूमता फिरता जाता है उस वजह से उसका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है ना, बहुत सारा वेस्ट हो, फ्रीली घूम रहा है। तो मतलब क्या हो गया, कितने टाइम्स फ्रीली घूम रहा है, टकराने पे मान लो 1 सेकेंड का टाइम लगता है, मान लो टाइम ऑफ कोलिजन 1 सेकेंड है। ठीक है, तो 2 अगर दूर है वो घूमते घूमते जाएगा तो 500 सेकेंड में जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम कर देते हैं तो 500 सेकेंड में जाएगा वहाँ पे टकराने के लिए। तो इतना वेला टाइम है इसके पास, इतना घूम के जाता है फिर जाके टकराता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड द टाइम ऑफ कोलिजन। तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।